खराब स्थिति के आने का, उस मनुष्य दिन के आने का वेट मत करो। आपको पहले ही पता चल जाता है कि मेरी अगले महीने स्थिति नहीं है। 2 महीने पहले पता चलता है कि मैं अब EMI नहीं पे कर पाऊंगा। अब आप इंतजार करते रहते हो कि 3 EMI बाउंस हो जाए। 3 EMI का मतलब 90 दिन, 90 दिन के बाद वो हो जाएगा NPA। जब आपको पता है 2 महीने बाद मैं EMI नहीं दे पाऊंगा, तो अभी बैंक में जब आप EMI भर रहे हो तब बैंक में जाकर के लेटर दो कि साहब मेरी स्थिति आज वैसी नहीं है जब मैंने लोन लिया था, जब जैसी स्थिति थी, अगले 2 महीने बाद मैं EMI नहीं भर पाऊंगा। अब मुझे कोई विकल्प दिया जाए। बैंक क्या क्या विकल्प दे सकता है? बैंक 3 विकल्प दे सकता है। पहला विकल्प होता है आपको कुछ समय दे दे, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल तक का बैंक को समय देने का अधिकार है अगर आपकी स्थिति खराब हो जाती है। कई लोगों ने बताया घर में जो कमाने वाला था वही एक्सपायर कर गया, अब कहां से EMI देगा? बैंक को पता ही नहीं है स्थिति खराब है इतनी। आप फोन नहीं उठा रहे, आप उनके लेटर के जवाब नहीं दे रहे। आप बैंक को पहले ही बता दो कि भाई मेरी स्थिति खराब हो सकती है, अब मैं नहीं पे कर पाऊंगा, मुझे समय दे। या तो बैंक समय दे देगा, समय नहीं देगा तो बैंक दूसरा क्या कर सकता है? लोन रीस्ट्रक्चर कर सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? आपकी EMI को कम कर देगा। आपका तो मेरी सैलरी थी 50,000 रुपये महीना, मैं 30,000 रुपये महीना EMI भर पा रहा था आराम से। अब मेरी नौकरी छूट गई, या मेरी नौकरी नहीं है, या मेरी नौकरी की मेरी सैलरी कम हो गई, 25,000 रह गई, मैं 30,000 की EMI नहीं पे कर सकता। तो बैंक से रिक्वेस्ट करो कि मेरी EMI को उस रेंज में 15,000, 12,000 जितनी आप कर सकते हो उतनी रेंज में ले लेगा। इसको रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। रीसेटलमेंट कर सकता है, रीफाइनेंस कर सकता है, पुराना लोन क्लियर करके नया लोन दे सकता है आपको। आपकी EMI अब नई वाली जो बनेगी वो कम बन सकती है। एक लीन पीरियड होता है। लीन पीरियड मतलब जिसमें आपको EMI या इंटरेस्ट पे नहीं करना, ऐसा भी लीन पीरियड लिया जा सकता है 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का। बैंक से जाकर के बात करो कि मेरी स्थिति खराब है, और जेन्युइन जो स्थिति है वो बताना। और बैंक से कुछ भी कम्युनिकेशन करो, बार बार बोल रहा हूं, बैंक से रिटर्न कम्युनिकेशन करो। बैंक क्या करता है आपको? जब भी कोई कम्युनिकेशन करता है नोटिस भेजता है। क्यों भेजता है? बैंक पागल है क्या? बैंक इसलिए भेजता है कि जब आप इन नोटिस के जवाब नहीं दोगे आप डिफॉल्टर हो जाओगे। उसके पास 5 नोटिस होंगे, वो कोर्ट में जाएगा, देखो जी हमने तो इतनी बार इनको बताया था। अच्छा तुम्हारे पास 10 होंगे तो जज तुम्हारी बात मानेगा कि देखो जी मैंने बैंक को बताया था मेरा व्यापार बंद हो गया है, मैंने बैंक को बताया था मेरी EMI नहीं दे पाऊंगा, मैंने बैंक को बताया था मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर दो, मैंने बैंक को बताया था मेरी EMI कम कर दो, मैंने बैंक को बताया था मेरे घर में कोई बीमार हो गया है, मैंने बैंक को बताया था कि मेरी स्थिति खराब हो रही है। बैंक को कोई सपना नहीं आएगा कि आपकी स्थिति आज खराब है, बताना पड़ेगा। अगर बताओगे तो बैंक आपकी बात सुनेगा। अभी गाड़ी में भी हम आ रहे थे तो एक व्यक्ति को बताया गया, उसने जाके बैंक में बात की, EMI जा रही है उसकी। उसने कहा जी मैं अगले महीने से पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे कम से कम 2 साल का समय दे दो। बैंक ने कहा 2 साल का समय नहीं मिलेगा आपको, मैक्सिमम मैं 6 महीने का समय दे सकता हूँ। और वो कह रहा सर क्या करना है? मैंने 6 महीने मिल गए ना, पहले 6 महीने का ले ले। 6 महीने में जब 5 महीने हो जाए फिर जाकर के एप्लीकेशन लगाओ कि मेरी स्थिति अभी भी ठीक नहीं हुई। अगर नहीं हुई है, अगर ठीक हो जाए, ऊपर वाला करे, कोई काम चल जाए, कुछ हो जाए तो भरना शुरू कर दो। लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस मत होने देना, क्योंकि अगर लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है तो उसको NPA डिक्लेयर किया जा सकता है। ऑल्दो बैंक इतनी जल्दी NPA नहीं करता। कारण क्या है? सारे बैंक शेयर मार्केट में लिस्टेड है, और अगर किसी बैंक का NPA 18-20% से ज्यादा दिखने लगेगा तो उसके शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए जल्दी से बैंक भी NPA डिक्लेयर नहीं करता। लेकिन लगातार 3 इंस्टॉलमेंट यानी 90 दिन तक अगर आपके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि आप डिफॉल्टर हैं। तो इसका इलाज क्या है? मान लो आपकी EMI है 20,000 रुपये महीने की, आप क्या करो 5,000 रुपये डाल दो। अभी क्या होगा? ट्रांजेक्शन हो गया अकाउंट में, और अपने अकाउंट में नहीं डालनी, लोन अकाउंट में डालनी है। हर एक का लोन अकाउंट नंबर अलग होता है और पर्सनल अकाउंट अलग होता है। आप क्या करते हो? आपके लोन अपने अकाउंट से ही किस्त कटती है तो आप अपने अकाउंट में पैसा डालो, अपने में मत डालो। अगर पूरी किस्त डालनी है तो अपने में डालो, अगर पार्ट पेमेंट डालनी है तो लोन अकाउंट में डालो। अब क्या होगा? उनकी स्टेटमेंट में आ जाएगा किसी ने 5,000 रुपये डाले। अब अगर कल को कोर्ट जाएगा बैंक कि आप डिफॉल्टर हो तो आप दिखा सकते हो, देखो जी अगर मैं डिफॉल्टर होता। सर अभी मेरी भी 3 किस्तें टूट चुकी है, मुझे फोन आ रहा है बार बार। 3 नहीं टूटनी चाहिए थी, अगर टूट गई तो 10 तारीख को तीसरी किस्त भी मतलब हो गई, नहीं भर पाया। हाँ अभी टूट गई, फोन आ रहा था। तो बाद में बता देता हूँ। अगर NPA हो गया है तो इसका भी इलाज है। बैंक में जाओ, रिटर्न में एप्लीकेशन, ओरल नहीं, रिटर्न में दो कि मेरी 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई है, ये रीजन है, आगे से मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, मुझे इन 3 इंस्टॉलमेंट के लिए समय दे दिया जाए। तो बैंक के पास ये भी अधिकार होता है कि वो 3 इंस्टॉलमेंट को ऐसे ही होल्ड रखे और आगे की कंटिन्यू कर दे। तो क्या होगा? आपका आगे का कंटिन्यू हो गया। अब 3 में जब थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा थोड़ा करके 6 महीने साल भर में वो 3 क्लियर कर दो।
फिर भी अगर 3 क्लियर नहीं होते तो कम से कम 1 जरूर क्लियर कर देना। 90 दिन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। अभी जैसे अप्रैल 31 मार्च तक है फाइनेंशियल ईयर, इसमें नहीं होगा, अगले साल में फिर आपको 90 दिन का समय मिल जाएगा। तो बैंक से बात करो, कम्युनिकेट करो। अभी आपने ट्रेनिंग अटेंड कर ली होगी, मुझे नहीं मालूम करी कि नहीं करी, अटेंड करो। उसमें कर्जे से बाहर निकलने के 20 से ज्यादा तरीके बताए गए हैं। कोई ना कोई तरीका आपके काम जरूर आ जाएगा। आप अपने स्तर पर भी लड़ाई लड़ो, मैं भी लड़ रहा हूं, साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तभी सफलता मिल पाएगी। अगर आप ये सोचो खाली मैं करता रहूं और आप कुछ ना करो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको 3 काम करने हैं इस लड़ाई को सफल बनाने में। सबसे पहला तो अपना फॉर्म भरो और अपने आसपास ऐसे जो परेशान लोग हैं उनका फॉर्म भरो, क्योंकि आज नहीं तो कल वित्त मंत्रालय बुलाएगा, ये श्योर हो गया। जब 25,000 फॉर्म भेजे थे ना तो सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही थी। जब ये फॉर्म 50,000 हुए तो सरकार पे थोड़ा सा दबाव पड़ना शुरू हो गया, कुछ हो रहा है भाई। जब 1 लाख हुए तो हलचल ज्यादा हुई, 1.5 लाख हुए तो और ज्यादा दहशत होनी शुरू हुई। अभी 2 लाख होने वाले, 1,75,000 ज्यादा फॉर्म हो गए। अब सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि इनसे बात नहीं करेंगे तो ये संख्या बढ़ती जा रही है, और बात करेंगे तो फंसेंगे। वैसे आपके लिए मैं जल्दी सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL लगाने जा रहा हूं, और उस PIL में सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या सरकार अमीरों की तरह आम इंसान का कर्जा माफ करेगी या नहीं करेगी? हाँ या ना में जवाब दे दे। लेकिन मुझे मालूम है ये सवाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि हाँ कहते हैं तो फंस जाएंगे, ना कहते हैं तो भी फंस जाएंगे। कई लोग मुझसे पूछ रहे सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? सरकार जवाब क्या दे? सरकार क्या जवाब दे कि मैं आम इंसान का लोन माफ नहीं कर रहा या कर रहा हूं? सरकार को क्या बोलना चाहिए? अगर बोले कि कर रहे हूं तो जिन अमीरों ने सरकार को पैसे दिए हैं वो कहेंगे भाई हमने पैसे दिए थे, तुम्हारी सरकार हमने बनवाई, लोन हमारा माफ करना था कि गरीबों का माफ करना था? और अगर कहें कि नहीं कर रहा तो जी गरीबों ने वोट किया है, वो कहे अच्छा बेटे। और सरकार को एक और डर है, वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन मैं बता देता हूं, सरकार को ये डर है कि किसानों की तरह अगर ये लोग आके बैठ गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि एक बार बेइज्जती हो चुकी है। वैसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी सरकार से, किसी नेता से, लेकिन उन्हें तो ये लग रहा है कि भैया जनता परेशान है। वित्त मंत्रालय भी जब गए लास्ट टाइम फाइल लेकर के, आपने वीडियो भी देखा होगा, वीडियो मैंने डाला था, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बोला है ऑफ रिकॉर्ड कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम पर भी कर्जा है। अब बताओ क्या करोगे? कह रहे हम पर भी कर्जा है, आप अच्छा काम कर रहे हो। यहाँ भी कई सरकारी एम्प्लॉय आए, भाई क्या करता है सरकारी में सैलरी कम होती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर से लोन लेके वो कुछ व्यापार कर लेता है, काम धंधा कर लेता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अभी क्या हुआ, उसका धंधा चौपट हो गया, अब वो परेशान हो रहा है, क्या करूं मैं? तो उन्होंने कहा आप काम अच्छा कर रहे हो, लेकिन सरकार के साथ समस्या ये है कि सरकार माफ करे तो फंसे और ना माफ करे तो फंसे। कह रहे हैं आपने ऐसी स्थिति डाल दी है। तो भैया मेरा तो मानना एक ही है, सरकार में बैठे कुछ लोग ये कह रहे थे कि लोग परेशान नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले वित्त मंत्रालय का स्टेटमेंट आया कि अब कोरोना की आपदा से लोग उबर चुके। मैंने उनसे एक ही बात बोली कि आप आके मेरे साथ देखो तो सही, अब ज्यादा दिक्कत आ रही है। उस समय तो लोगों ने अपना पैसा कहीं से उधार लेके, यहाँ से लेके, वहां से लेके कोरोना का टाइम निकाल दिया, लेकिन कभी तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल आज दिक्कत आनी शुरू हुई और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है। ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि अगर आप ही नहीं बचे तो ये लड़ाई लड़ूंगा किसके लिए? भाई मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर, इन पर कर्जा नहीं है, संजय जी पर कर्जा नहीं है, मधु मैडम पर कर्जा नहीं है, राहुल जी पर कर्जा नहीं है, जो लोग हमारी टीम में जुड़े किसी पर कोई कर्जा नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आप लोगों की, जनता की। आप ही नहीं बचेंगे तो फिर लड़ूंगा किसके लिए भाई? दूसरा काम क्या करना है, संगठित होना पड़ेगा। अभी जैसे एक बहन आई, उनको घर से निकाल दिया गया, कमाई का कोई साधन नहीं है, उनका मकान की कीमत 16 लाख रुपए वो बता रही है और 6 लाख 7 लाख रुपए मकान बेच दिया गया। यार इस तरह का फ्रॉड मत करो लोगों के साथ। कैसे कैसे घर बनता है, लोगों को शर्म नहीं आती है कि बैंक उनका घर छीन ले। कम से कम जितनी कीमत का है उतनी कीमत में बेच दो। अभी मैं वेस्ट बंगाल गया, 80 साल के बुजुर्ग आए, मेरे पैरों में पड़ के रोने लगे। कहते सर मैंने पोल्ट्री फार्म के लिए लोन लिया था, 4.5 करोड़ रुपए का मेरे ऊपर लोन है, 15 करोड़ रुपए मेरी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, बैंक ने 3.5 करोड़ में बेच दी। बताइए, कह रहे मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए और निकाल दिया और मेरा घर भी बेच दिया। मतलब कितनी बदमाशी यार। अभी मैं महाराष्ट्र गया था, आपने देखा होगा, मैं नासिक में एक बहन आई, वो कहती है कि मेरे पति एक्सपायर कर गए, उनका लोन इंश्योर्ड था,
क्योंकि जब भी बैंक लोन देता है तो क्या कहता है, आपका लोन इंश्योरेंस होना पड़ेगा, बिना इंश्योरेंस के नहीं देंगे। जब वो एक्सपायर हो गए तो किस्त लेने आ गए। तो मैंने कहा कि उस लेडी ने कहा कि भाई, मैंने बताया उनको कि मेरे पति का तो लोन इंश्योर्ड था। कहते नहीं जी, लोन इंश्योर्ड नहीं था उनका, वो तो इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है, इंश्योरेंस का अमाउंट, ताकि लोन की सेफ्टी रहे, बंदे का इंश्योरेंस नहीं है। क्या सेंस है यार, मतलब मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर लोन दिया है और जब ये बोल के दिया इंश्योर्ड है, तो इंश्योर्ड का मतलब बंदा क्या सोचता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को लोन नहीं भरना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन बाद में बताया जाता है कि जी अभी पंजाब में क्या हमें बताया कि आधा लोन इंश्योर्ड है। अब आधा कौन इंश्योर्ड कर देते भाई? तो मिस सेलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा गलत किया गया है। प्रॉब्लम ये थी कि जनता की बात कोई उठा ही नहीं रहा था। यहाँ भी कल मैं नोएडा में था, लोगों ने कहा सर सबसे बड़ा काम आपने पता क्या किया? मुझे लग रहा था मैं ही कर्जे में हूँ। जब यहाँ के इतने लोगों से मिला, मैंने कहा भाई मैं अकेला नहीं हूँ। हिम्मत बन गई कि यार इतने सारे लोग हैं और हम साथ मिलकर के लड़ाई लड़ लेंगे। मैं आपकी लड़ाई तभी लड़ पाऊंगा जब आप अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार होगे। किसी के साथ बदतमीजी मत करना। हम तभी सफल हो पाएंगे जब हमारी तरफ से कोई गाली गलौज बदतमीजी ना हो। लेकिन अगर कोई तुम्हें गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। और आपका भाई इतना कमजोर नहीं है, अगर हम उस रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी, हम उस पर एक्शन लेंगे। अभी कई एनबीएफसी कंपनीज बंद कराई गई है, कई रिकवरी एजेंट को पकड़ा गया है। मैंने रिकवरी एजेंट पे वीडियो भी डाली थी। 90% रिकवरी एजेंट नकली है, फर्जी है। जब भी आए उसका आई कार्ड चेक करो। आपने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया यार। अभी कल भी क्या हुआ, राजस्थान में आकर के बैठ गया घर में, 2 घंटे से बैठा हुआ है। महिलाएं घर पर है, पुरुष है नहीं, अधिकारी नहीं है। आधे घंटे से ज्यादा किसी रिकवरी एजेंट को आपके घर बैठने का अधिकार नहीं है। सर मेरे घर पे भी आए थे, मेरी वाइफ से बदतमीजी की। जब उन्होंने आई कार्ड मांगा तो आई कार्ड नहीं दिखाया, ऊपर से गाली भी निकाली। रिकॉर्ड कर लो सर मैं घर पे नहीं था, वाइफ से बच्चा था छोटा। रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करो, क्योंकि आपको अपने अधिकार नहीं पता है, इसलिए वो आप पर चढ़ रहे हैं। क्या क्या मांगो? आई कार्ड मांगो, फिर रिकवरी का एक उनको ऑर्डर मिलता है, जॉब ऑर्डर जिसको बोलते हैं, कि आपको ऑर्डर मिला है दिखाइए जरा, वो पेपर होना जरूरी है। प्लस उनके पास डीआरए का लाइसेंस या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डीआरए का जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वो गाली गलौज कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में पहली चीज ये सिखाई जाती है कि आपने सर या मैडम क्या कर बात करनी है। आप गाली गलौज नहीं कर सकते, यानी जो गाली गलौज कर रहा है वो नकली है। रिकॉर्डिंग करो उसकी कंप्लेंट करो। जब तुम्हें अपने अधिकार पता चलेंगे तो बदतमीजी करना बंद कर देंगे। फिर भी मेरे से कोई भी मदद चाहिए, मैंने जैसे कहा मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जहां तक हो सके लेकर जाएंगे। हो सकता है वित्त मंत्रालय आपको बुलाए, क्योंकि आप में से कई लोगों की फाइलें भेजी जा चुकी हैं। आज रजिस्ट्रेशन नंबर भी दूंगा। हो सकता है आपको कॉल आ जाए, हो सकता है आपको वहां से मैसेज आ जाए, हो सकता है कोई बंदा आ जाए। जेन्युइन स्थिति बताना अपनी, और जो सच है वो बोलना। देखो, क्योंकि सरकार से छुपा नहीं पाओगे, सरकार को तुम्हारी स्थिति पता चली जाएगी। अगर कहीं गलत भी हो गया, कहीं पैसा लगा दिया, डूब गया, कुछ हो गया, बस सच बता दो, भाई ये हुआ था, अब हो गया मेरे से। उसमें क्या होगा, सरकार जितना हो पाएगा मदद करेगी। एक और आखिरी चीज, कई लोग कल भी सवाल कर रहे थे और ये सबके सवाल है कि सर मेरा प्राइवेट फाइनेंसर का पैसा है या मेरा रिश्तेदार से लिया है। मैंने किसी अपने साले से ले लिया, जीजाजी से ले लिया, जान पहचान में ले लिया, अब उनका लोन का क्या होगा? तो लोन माफी का प्रोसीजर समझ लो। 2 बार लोन माफ हुआ है किसानों का, एक बार 1990 में हुआ, एक बार 2008 में हुआ। लोन माफी का प्रोसीजर क्या है? मान लो इनसे मैंने पैसा लिया, मेरा लोन माफ कर दिया सरकार ने, इनके पैसे का क्या होगा? क्या इनका पैसा डूब जाएगा? और अगर इनका पैसा डूब गया तो फिर तो अपने एक को बचाने के लिए एक को मरवा दिया। जिस साहूकार से, जिस रिश्तेदार से, जिस जानकार से आपने पैसा लिया और उसका पैसा डूब गया, तो उसका भी तो परिवार है यार, उसने जरूरत पे हमारी मदद करी थी भाई। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो सरकार का नियम क्या है? जिसने पैसा लिया होगा और जिससे लिया होगा, दोनों को बुला लेगी सरकार। मैंने जिससे लिया, इन्हें भी बुलाएगी, मुझे भी बुलाएगी। इनसे पूछिए कितना दिया था, मुझसे पूछिए कितना लिया था, मैं बताऊंगा जी 2 लाख रुपए लिया था, वो बताएंगे आज 2 लाख रुपए दिया था। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? वो बताएंगे जी 2% था, क्योंकि 2% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ले सकते। अगर कोई 10 ले रहा है तो क्या होगा? आपने अगर साबित कर दिया उसने 10 लिया है, तो 2% से ऊपर जितना दिया होगा वो सारा मूल में से कट जाएगा। टेंशन नहीं खत्म, टेंशन नहीं खत्म, टेंशन नहीं खत्म, कुछ नहीं करना। सरकार के पास सारे नियम है। अगर मान लो आपसे 10% लिया, 2 साल हमने पैसा पे करा, अब पता चला आपने जितना लिया था उससे ज्यादा दे दिया, अब सरकार उनको बुलाएगी, भैया एक मिनट, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर सवाल भी ले लूंगा। अब सरकार उनको बोलेगी भैया तूने 2% से ऊपर लिया है, ये जायज नहीं है। और कौन लोन दे सकता है? जिसके पास एनबीएफसी का लाइसेंस हो, अदरवाइज वो लैंडिंग कर ही नहीं सकता। अगर लाइसेंस नहीं है तो भी दिक्कत आएगी उसको। फिर भी अगर वो साबित कर देता है कि मैंने 2 लाख रुपए दिया था,
और मैंने 2 लाख लिया था और ब्याज कम था, 2% के आसपास था, तो इनका पैसा सरकार दे देगी 2 लाख रुपए और मेरा माफ हो जाए। अगर जेन्युइन केस होगा तो होगा। अगर कोई कहता है कि किसी ने झूठा लगा दिया जी, तो सरकार के पास सारे प्रूफ होते हैं। सरकार की एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं है। हम यहाँ आए हैं तो आपको पता नहीं है, इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट है कि मैं यहाँ हूँ। मैं कल नोएडा था तो मुझसे पहले इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पहुंच गए थे, वो रिपोर्ट देके जाते हैं कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कोई गुनाह तो कर नहीं रहे, खुल करके सामने बात रख रहे हैं। किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। मैंने बार बार बोला ये अभियान पूरी तरह निःशुल्क है और तुम में से भी किसी ने किसी से 1 रुपया नहीं लेना जिससे फॉर्म भरवाओगे। कई लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म भरवाने नाम पे 10 रुपए ले रहे हैं, 5 रुपए ले रहे हैं। देखो 10-5 रुपए से कुछ होता नहीं है, लेकिन एक तो तुम्हारी भी नीयत खराब होगी, प्लस सामने वाले को गलत मैसेज जाएगा। यार बदनाम मत करो कि इतना पवित्र काम हो रहा है और इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। 10,000 से ज्यादा लोगों को हम सुसाइड करने से बचा चुके हैं। सोचिए, कल भी एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा सर मैंने और मेरी पत्नी ने डेट तय कर ली थी कि हम 13 सितंबर को मर जाएंगे। कह रहे 9 सितंबर को मैंने आपकी वीडियो देख ली तो मुझे हिम्मत मिली कि नहीं यार, कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। कह रहे मैंने फॉर्म भरा, मैंने आपकी ट्रेनिंग अटेंड करी, अब मुझे कम से इतनी तो अकल आ गई कि अब मैं मरूंगा तो नहीं। भाई गलती करी दूसरे ने, सजा दे दो अपने आप को। ये क्या यार मूर्खता है। तो आपने थोड़ी कर्जे पे अपने आप को डाला। और ईमानदारी से बताना, जितने भी लोग हो, क्या कोई इच्छा से चाहते हो किसी का पैसा मार लो? नहीं। हर कोई पे करना चाहता है। प्रॉब्लम क्या है? और पे कर रहे थे, समय दे दो। कोरोना की वजह से नहीं कर पाए। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जिनका लोन माफ हो सकता है उनका माफ कर दो, जिनका माफ नहीं हो सकता 2 साल का समय दे दो। ना इंटरेस्ट लगेगा, ना पेनल्टी लगेगी, ना कुछ लगेगा। 2 साल तक, 2 साल में अपने आप स्थिति ठीक कर लेगा। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है सरकार अब हमारी बात सुनेगी, क्योंकि सरकार को भी अब समझ में आ गया कि एक समस्या गंभीर है। जैसे मैंने कहा, जब 25,000 थे तो नहीं सुन रही थी, अभी 2 लाख होने वाले तो सुन रही है। सोचो जिस दिन 20 लाख होंगे, जिस दिन 1 करोड़ होंगे, आज नहीं तो कल सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा। तब तक आपके पास एक ही विकल्प है कि आप बैंक में जाकर के समय ले लो। अगर बैंक समय नहीं देता, लेटर लिख करके दे दो, बस इतना काम हो गया। अब EMI नहीं भी भरोगे अगर वो लेटर नहीं लेते हैं, रिसीव नहीं करते। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है, बैंक वाले लेटर नहीं ले रहे। वैसे तो ये अधिकार है आपका, क्योंकि बैंक ने कोई लेटर भेजा तो बैंक का आप रिसीव करते हो, तो बैंक को लेना चाहिए, फिर भी नहीं ले रहा। कोई बात नहीं, बैंक की ब्रांच का एड्रेस है, स्पीड पोस्ट करा करके उसकी रसीद रख लो। स्पीड पोस्ट पे रसीद मिलती है। अब जब कोर्ट में जाएगा, आपके यहाँ लेटर की कॉपी होगी, स्पीड पोस्ट की रसीद होगी, जज साहब को दिखाना, जज साहब इस डेट को मैंने भेजा था और मैं जब बैंक गया था इन्होंने लिया भी नहीं था। और जब मैनेजर मना करे लेने को, तो उसको बोलना लिख कर दे कि मैं नहीं ले रहा। डरना नहीं है। सरकारी वाला तो ले ही लेगा, क्योंकि उसको पता है मेरी नौकरी चली जाएगी। प्राइवेट वाले थोड़े नखरे करते हैं कि लेटर नहीं ले रहे। उसको बोलो देखो आप नहीं लोगे, उसको बोल देना आप नहीं लोगे, मैं स्पीड पोस्ट कराऊंगा, आपके पास लेटर पहुंच जाएगा, मेरे पास रसीद आ जाएगी। लेना तो आपको पड़ेगा ही, बेहतर है अभी ले लो, क्यों मेरे भी 25 रुपए खराब कर रहे हो। जब उसे पता चलेगा तुम्हें पता है अपने अधिकार, तो ले लेगा। और उसको बोलो कि इस पर रिसीविंग करके दे दो कि मैंने लेटर दिया था, बस इतना ही काफी। सरेंडर कर दो, आपने फ्लैट लिया, सरेंडर कर दो। हाँ कोई बात नहीं। अब किसकी प्रॉपर्टी का लोन हो सकता है, गोल्ड का लोन हो सकता है, गाड़ी का लोन हो सकता है, तो वो क्या कहते हैं, 3 किस्तें बाउंस होने के बाद वो कहते हैं भैया अब आपका NPA होने वाला है, आप सरेंडर कर दो, नहीं तो हम कब्जे की प्रक्रिया शुरू करें। वो कर सकते हैं, उन्हें अधिकार है। मैंने इसलिए कहा कि 3 किस्तें बाउंस मत होने दो बस। फिर भी अगर हो जाती है तो आप सेटलमेंट के लिए टाइम मांग लो। बैंक से कोई भी कम्युनिकेशन बंद मत करना। फोन आते हैं, फोन नहीं उठाना, मिलना नहीं, नोटिस का जवाब नहीं देना, इससे पता चलता है आप डिफॉल्टर। बेहतर ये रहेगा कि आप फोन भी उठाओ, बात भी करो, बैंक भी जाओ, मिलो भी, अपनी बात करते रहो, तो वो समय देता रहेगा। एक्चुअल में हमें करना क्या है, सीधी सी बात है, हमें इतना समय ले लेना है जितने दिन में वित्त मंत्रालय से जवाब आ जाए। आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दे ही दूंगा, अब आपका हाथ और मजबूत हो जाएंगे। आप बताओ मेरा ये फाइल नंबर है, मैं आपको जो दे रहा हूँ फाइल नंबर दे रहा हूँ। वित्त मंत्रालय में सभी की फाइलें भेजी गई हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक तैयार किया गया है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के जाओ और बैंक को बोलना कि ये मेरा फाइल नंबर है, वित्त मंत्रालय में मैंने फाइल भेजी हुई है, मैं कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़ा हूँ, कम से कम मुझे 1 साल का समय दे दो। 1 साल का समय सब मांगो। किसी को लग रहा है कि 1 साल का नहीं देगा तो भी मांगो, अपनी तरफ से मत सोचो कितना देगा नहीं देगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ेंगे और सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जनता की बात सुनेगी। जनता की बस संख्या बल दिख जाए उसे। अभी वो दिख नहीं रहा था ना, अब दिखने लगा। अब उन्हें ये भी डर है कि ग्राउंड पे मिल रहा है। अभी मैं वेस्ट बंगाल होकर के आया,
अभी मैं महाराष्ट्र होकर के आया, पंजाब होकर के आ गया, मैं गुजरात हो आया हूँ, अभी मैं मध्य प्रदेश जाने वाला हूँ, राजस्थान जाने वाला हूँ, यूपी होकर के आया हूँ। मैं देश के हर राज्य में जा रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ। और आप हैरान होंगे जान करके, कई कई जगह तो 500-500 हजार लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक गांव में क्या पूरा गांव कर्जे में, आप वीडियो देखना, वो 650 लोग थे जिन्होंने फॉर्म भरा एक ही गांव के। वो कह रहे साहब किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे हमें लोन दे दिया, अब हमारी फसल खराब हो गई है, बैंक वाला सुन नहीं रहा, कह रहे हम तो फसल जब्ती कर लेंगे, आपकी जमीन जब्ती कर लेंगे। तो ऐसी बदमाशी नहीं चलेगी। बैंक वालों को भी समझना चाहिए कि आज स्थिति खराब है और आप अपना एक और काम कर लो, जो भी आपकी स्थिति हुई है उसको विस्तार से लिख कर रखो। कल को पुराना ना करे आपको कुछ हो जाए, कल को वित्त मंत्रालय बुला ले तो मंत्री के पास समय नहीं होता इतना, 1 मिनट का समय भी नहीं देंगे। वो कहेंगे तुरंत बताइए क्या है, आपका कुछ है ही नहीं लिखा हुआ, अपनी पूरी व्यथा लिख दो। जी मैं ऐसा व्यापार कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, नोटबंदी आई, इससे ये दिक्कत आई, जीएसटी आई, जो भी दिक्कत आई, लॉकडाउन लगा उस दिन से मेरे पास ये दिक्कत आई, उससे पहले मैं भर पा रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, अब नहीं कर पा रहा हूँ। अब वित्त मंत्रालय क्या करेगा, आपकी फाइल निकलवाएगा, इनकम टैक्स की फाइल, बाकी फाइलें, किसने पहले कितना रिटर्न भरा है, बाद में कितना भरा है, सामने आ जाएगा। अगर मानो उससे पहले आपकी ईएमआई सही जा रही थी, लॉकडाउन के बाद दिक्कत आई, तो सरकार को पता चले ना लॉकडाउन से दिक्कत आई है। कुछ नहीं छुपेगा जो जेन्युइन है। भैया कई लोग यहाँ फ्रॉडी भी घुस गए हैं, ऐसे ही कर्जा मुक्ति के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं कि 2000 रुपए दे दो मैं लोन माफ कर दूं। भैया कोई ऐसे पैसे लेके लोन माफ नहीं कर सकता। और मैंने बार बार कहा है, फिर कह रहा हूँ, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। अगर कोई मेरे नाम से, मेरी टीम के नाम से पैसा मांगे, तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कर दो, तुरंत। ये यार लोग वैसे ही परेशान है, लोगों की दिक्कतें इतनी ज्यादा है, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। और वो लोग भी जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, देखो इंसान के गरीब का कुछ नहीं होता, लेकिन गरीब का या तो दुआ है या बद्दुआ है। और गरीब की बद्दुआ भी और दुआ भी दोनों लगती है साथ। अगर उसके दिल से बद्दुआ निकली, लग जाएगी। तुमने तो 2-4 हजार रुपए ले लोगे, लेकिन कीड़े पड़ेंगे, कीड़े परिवार के परिवार बर्बाद होते देखा है मैंने। बद्दुआ लग जाती है। दुआ लो, किसी की मदद करो, किसी का साथ दो यार। और इस समय आज जितने लोग आए सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा, आपस में भी संगठित रहो। कई लोग किसी को परेशान करते हैं, आसपास रहते हो, 20 लोग इकट्ठे होकर पहुंच जाओ, हाँ भाई कैसे परेशान करा मेरे भाई को। मतलब लगा भाई इतने लोग ऐसे। समस्या पता क्या है, कर्जा एक ऐसी बीमारी है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। बंदा किसी को बताता ही नहीं। भैया शर्म छोड़नी पड़ेगी। अगर ये शर्म नहीं छोड़ोगे, अभी भी कई लोग शर्मा शर्मी में यहाँ नहीं आ रहे, किसी को पता न जाए। अच्छा जिस दिन घर भी गया पता चल जाएगा, जिस दिन गाड़ी उठा के लेके जाएगा पता चल जाएगा। घुटते रहते हैं सर, घुटते रहो, क्या फायदा। सामने आओ, बात करो और स्वीकार करो कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि सच है ये, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। रेडिसन ब्लू होटल का मालिक था अमित जैन, 5-6 दिन पहले उसने सुसाइड किया। जब 1-1.5 महीने 2 महीने हो गए सुसाइड से, 5-6 दिन पहले उसने मेरे को फोन किया था। उसने सर मिलना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में नहीं था, मैं आने वाला हूँ, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। जितने मैं दिल्ली आया इतने पता चला सुसाइड कर लिया। 600 करोड़ का लोन था उसके ऊपर। 40-45 साल की उम्र में जो आदमी 2000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर चुका था जीरो से, अगर 10-20 साल और जी जाता तो पता नहीं कितना बड़ा काम कर लेता वो आदमी। लेकिन वही रोज प्रेशर, इतना प्रेशर दिया, मर गया वो। और इंसान पता है कर्जे से नहीं मर रहा, बदनामी से ज्यादा मर रहा है। जब उसको बदनाम किया जाता है, जिन रिश्तेदारों से वो छुपा रहा होता है उन्हीं को फोन करते हैं बैंक वाले, गारंटर को परेशान करते हैं, बाकी लोगों को परेशान करते हैं। तो मुझे मालूम है ये सब हो रहा है। लड़ाई लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे तो जरूर सफल भी होंगे। एक दूसरे का साथ दो, जाति धर्म भाषा क्षेत्र लिंग का भेदभाव मत करो, हर किसी का साथ खड़े हो जाओ। इस समय सबको सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल भी अगर धर्म जाति में फंसे रहोगे, इसमें उसमें फंसे रहोगे, मैं इसके यहाँ क्यों जाऊं, मैं उसके यहाँ, ऐसे मत करो। जिसको जरूरत है उसके यहाँ पहुंच जाओ यार, निस्वार्थ भाव से जाओ। मदद करोगे, मैं भी मदद करूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराऊंगा। ये अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा मैं आपको, लेकिन मैं तभी लड़ पाऊंगा जब आप भी मेरा साथ दें। अभी मिलते हैं, बारिश हो गई, थोड़ा साइड में हो जाते हैं हम लोग। अगर आप पीएल करिए, कई हजार सिग्नेचर्स मैं दूंगा। नहीं, लाखों में जाएंगे जी। मैं अपनी तरफ से हजारों सिग्नेचर्स दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये आपसे मिलने के लिए छत्तीसगढ़ से आए हैं 2 जने। अरे द्वारका मैं तो आने वाला हूँ, रायपुर आ रहा हूँ मैं, इवेंट होने वाला है। नहीं बारिश हो रही है, शेड में हम लोग बैठ सकते हैं। ये भी छत्तीसगढ़ से आए हैं, 2 जने आए हैं। अच्छा, अभी बारिश हो रही है, थोड़ा तबीयत खराब ना हो जाए आप लोगों